राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज मोहनलाल जी का कई सालों के बाद उनके बेटे अजय का फोन आता है। अजय कहता है, पिताजी आप कैसे हैं? थोड़ी सी हालचाल पूछने के बाद वह डायरेक्ट अपनी बात पर आ जाता है। कहता है, पिताजी मैंने एक कुरियर भेजा है, आपको अभी मिला क्या? मोहनलाल जी कुरियर का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं। नहीं बेटा, क्या भेजा है कुरियर में? पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एक एग्रीमेंट भेजा है, उस एग्रीमेंट में आपकी साइन चाहिए। एग्रीमेंट का नाम सुनकर मोहनलाल जी कहते हैं, बेटा कैसी साइन, कौन सा एग्रीमेंट? अजय कहता है, पिताजी जिस मकान में आप रह रहे हो उस मकान का मैंने सौदा कर दिया है। जब मैं माँ की अंतिम विदाई पर गया था तभी मैंने एक से बात कर लिया था और अब तक मेरी फोन से बात होती रही है। मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिया है, अब सिर्फ उसमें आपकी साइन चाहिए। यह बात सुनकर मोहनलाल जी का कलेजा धक से हो गया, उनकी सांसें तेज तेज चलने लगी। उन्होंने बोला, बेटा यह तुम क्या बोल रहे हो? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि यह घर मैं बेचना चाहता हूँ कि नहीं। अजय बोला, पापा आखिर इसमें पूछने की क्या बात है? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी पर मेरा हक है। और फिर आपकी जिंदगी कितने दिन है? मोहनलाल जी अब कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके पास कोई लफ्ज नहीं था जो वह बेटे को सफाई दे सकते। बेटे ने तो हद पार कर दी थी। पिता का घर बेचने की पूरी प्लानिंग बना ली, सिर्फ साइन रह गया था। अगर उसकी साइन लगती तो शायद वह यह भी नहीं पूछता, अब तक तो बेचकर पिता को घर से बाहर कर दिया होता। वह अपने मन में काफी उथल पुथल लिए हुए वहीं बैठे थे कि वापस से फोन की घंटी बजी। उन्हें लगा कि अजय ने शायद फिर से फोन कर दिया है। वह इस बार गुस्से से फोन उठाए तो उधर से आवाज आई, हेलो पापा। यह आवाज उनकी बेटी राधिका की थी। राधिका ने पूछा, पापा कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटी, सब ठीक है। वह अपने गम को छुपाते हुए अपनी बेटी से बोले, कहने लगे, तुम कैसी हो बताओ, बहुत दिन हो गया घूमने नहीं आई। राधिका कहने लगी, पापा मैं तो नहीं आई, लेकिन पापा आप तैयारी बना लीजिए, आज आपका सपना पूरा हो गया है। आपका सपना था ना कि आपका एक बहुत बड़ा स्कूल हो, उस स्कूल का फीस बहुत कम हो ताकि उसमें गरीब से गरीब के बच्चे पढ़ सकें। पापा यह सपना पूरा हो चुका है। आपके दामाद जी ने 2 दिन के बाद स्कूल का उद्घाटन रखा है और वह उद्घाटन आपके हाथों से होना है। उसके बाद पापा आप उस स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। आप अपनी पूरी तैयारी में आइए, अब आपको यहीं हमारे साथ ही रहना होगा। यह सुनकर मोहनलाल जी को थोड़े समय के लिए अपने बेटे की कड़वी बात भूल गई। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जरूर आऊंगा। यह कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया। अब मन में सोचने लगे कि ये एक मेरा अपना औलाद है जिसे मैंने जन्म दिया, और वह एक बेटी जिसे मैंने जन्म नहीं दिया। कितना फर्क है दोनों में। जब वह एक बार अपनी सर्दी खांसी की दवा लेने हॉस्पिटल गए हुए थे, डॉक्टर को दिखाने के बाद वह मेडिकल में दवा ले रहे थे। मेडिकल में दवा लेकर जब पीछे मुड़े तो उन्होंने एक औरत को देखा जो माँ बनने वाली थी। उसे देखकर पहले तो वह कदम बढ़ा दिए, लेकिन फिर उनके कदम रुक गए। वह कुछ जानी पहचानी थी, उनसे रहा नहीं गया। वह पीछे मुड़कर जब ध्यान से देखे तो उनके बचपन की दोस्त सविता थी। उन्होंने पूछा, सविता कैसी हो? सविता उनको देखकर तुरंत पहचान गई, वह कोई और नहीं, उनके बचपन का दोस्त मोहन। दोनों के बीच औपचारिकता भरी बात हुई। उसके बाद मोहनलाल जी ने सविता के बारे में जानने की कोशिश की तो सविता जी ने बताया कि मोहन, तुमको तो पता ही था कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं। मैं अपने मामा मामी जी के साथ रहकर पढ़ाई किया करती थी। मेरे मामा मामी जी ने मेरी शराबी के साथ शादी कर दिया था, मुझसे डबल उम्र का था। शादी को 3 साल हुए थे। जब मेरे पेट में यह बच्चा था तब मेरे पति की मौत हो गई। मेरे घर पर मेरी बूढ़ी सास थी, अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह भी जल्दी ही हमें छोड़कर चली गई। अब मैं इस बच्चे को लेकर अकेले घर में रह गई हूँ। मैं कुछ दवाइयाँ लेने मेडिकल में आई थी,
तो यहीं पर बैठ गई। सविता काफी कमजोर और दुखी लग रही थी। मोहनलाल जी ने पूछा, तुमने डॉक्टर को दिखाया कि ऐसे ही दवाइयां ले रही हो? सविता जी ने बताया, नहीं, मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए फीस नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसे ही दर्द की दवाइयां यहाँ से ले ली। मोहनलाल जी कहने लगे, चलो मेरे पास, मैं डॉक्टर को दिखाकर और तुम्हें फिर यहाँ से दवाइयां दिलाता हूँ। मोहनलाल जी के बहुत कहने पर सविता उनके साथ डॉक्टर के पास चली गई। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि इनका 1 से 2 दिन में डिलीवरी होने वाला है। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। दवाइयों से इनका दर्द नहीं जाएगा। मोहनलाल जी ने सविता को उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और फिर वह घर चले आए। पूरा दिन उनका मन बेचैन रहा। दूसरे दिन सुबह होते ही वह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर कि मुझे डॉक्टर ने फिर से हॉस्पिटल में बुलाया है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वह वहां पर सविता से जब मिलते हैं, सविता रोते हुए कहती है, मोहन, शायद भगवान ने किसी न किसी मकसद से ही तुमको मुझसे मिलाया है। मोहनलाल जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने पूछा, क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हो? तो सविता ने बताया, मोहन, मेरी सारी रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर का कहना है कि मेरा ऑपरेशन से बच्चा होगा और माँ और बच्चे में किसी एक को ही बचाया जा सकता है। मोहनलाल जी सविता को समझाते हुए कहते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। सविता बात काटते हुए कहती है, मोहन सुनो, यदि सब कुछ ठीक नहीं हुआ, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे को किसी अच्छे से बाल आश्रम में ले जाकर रख देना। यदि तुमसे हो सके तो तुम मेरे बच्चे को अपने घर ले जाना, उसका पालन पोषण करना अपने बच्चे की तरह। दो में से एक काम तुम जरूर करना, लेकिन इस हॉस्पिटल में मेरे बच्चे को अनाथ की तरह मत छोड़ना। यह बात सुनकर मोहनलाल जी थोड़ा घबरा से गए और कहने लगे, तुम चिंता मत करो सविता, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। सविता को कुछ समय के बाद ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। बाहर मोहनलाल जी बेचैनी से सविता का इंतजार करते रहे, लेकिन फिर एक डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, बधाई हो, बेटी पैदा हुई है। यह बात सुनकर मोहनलाल जी उठ खड़े हुए। फिर डॉक्टर कहते हैं, सॉरी, सिर्फ बेटी को बचा पाया हूँ। मोहनलाल जी का मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब सविता अब इस दुनिया में नहीं रही। वह बहुत घबरा चुके थे। वह इस मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सब कुछ अचानक से इतना जल्दी हो गया कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक नर्स कपड़े में लपेटकर सविता की बच्ची को लेकर आई और क्योंकि सविता के साथ मोहनलाल जी थे, इसीलिए उस बच्ची को मोहनलाल जी को दिखाया गया और उसके बाद बच्ची को वापिस से अंदर लेकर चले गए। मोहनलाल जी अब क्या करते? सविता ने वादा भी लिया था कि मेरी बेटी को सुरक्षित रखना। उन्होंने अपनी पत्नी अजय की माँ को फोन करके बुला लिया। उनकी पत्नी जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गई। वह अपनी पत्नी को सारी बात बताते हुए कहते हैं, अजय की माँ, मुझे माफ कर दो। 2 दिन से तुम पूछ रही थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं तुमसे बहाना बनाता था कि मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल चेकअप के लिए जा रहा हूँ। बीमार तो था, लेकिन मुझे दवाइयाँ पहले दिन ही मिल चुकी थी और दोबारा मैं सविता से मिलने आया था। यह बात सुनकर मोहनलाल जी की पत्नी को गुस्सा बहुत आया, लेकिन वह गुस्से को कंट्रोल करते हुए चुप रही। मोहनलाल जी ने सविता की बेटी को दिखाया और बताया कि सविता मेरे बचपन की दोस्त थी। उसने मुझसे अंतिम समय में एक वादा लिया है, हो सके तो मेरे बच्चे को अपने साथ रखना और नहीं कर पाए तो मेरे बच्चे को किसी अच्छे बाल आश्रम में रखकर बाहर बाहर से उसकी देखभाल करते रहना। बोलो अजय की माँ, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। तुम्हारा निर्णय ही मेरे लिए मान्य होगा। आज मोहनलाल जी की पत्नी धर्म संकट में थी। एक तरफ वह नादान सी बच्ची जो टुकुर टुकुर उन्हीं की तरफ देखे जा रही थी। आखिर क्या बिगाड़ा है इस बच्ची ने? उनका उस टाइम पर माँ का दिल पिघल गया
और वह ना चाहते हुए भी उस बच्ची को अपने घर ले जाने की अनुमति दे देती हैं। मोहनलाल जी सारी कानूनी कार्यवाही करने के बाद सविता की बेटी को अपने घर लाते हैं। उन्होंने उस बच्ची का नाम राधिका रख दिया। वैसे तो मोहनलाल जी की पत्नी कभी उस बच्ची को अपनी बेटी नहीं मान पाई। वह उससे अपने बेटे की तरह कभी प्यार नहीं की, नफरत ही करती रही। लेकिन उस बच्ची को क्या पता कि मेरे साथ नफरत से मुझे पाला जा रहा है या प्यार से। समय के साथ साथ वह बच्ची बड़ी होती गई। मोहनलाल जी ने राधिका का भी एक अच्छी सी स्कूल में दाखिला करवा दिया। मोहनलाल जी का बेटा अजय बचपन से ही राधिका से नफरत करता था। वह उस समय पर बड़ा था। उसे इतनी तो समझ थी कि यह मेरी बहन नहीं है। उसने एक आध बार बचपन में कहा भी कि माँ, इस बच्ची को तुम जहाँ से लेकर आई हो वहीं छोड़ दो। तुम्हारा अधिक से अधिक समय इस बच्ची को संभालने में जाता है और मुझे यह नहीं पसंद है। अजय की माँ कह देती, बेटा, यह तुम्हारे पिता की करनी है। मैं इसे चाह कर भी यहाँ से नहीं हटा सकती। जब दोनों बच्चे बड़े हो गए, अजय अब नौकरी करने के लिए मुंबई चला गया था और राधिका भी अब कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। मोहनलाल जी ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर राधिका की शादी कर दी। उन्होंने बेटे के लिए भी लड़की ढूंढ कर रखा था, लेकिन बेटे ने यह कह दिया, पापा, मैंने मुंबई में ही अपने मनपसंद की लड़की ढूंढ लिया है और हम लोग अगले हफ्ते यहीं कोर्ट में शादी करने वाले हैं। सॉरी पापा मम्मी, आप लोगों को बुलाना चाहता था लेकिन सब जल्दी जल्दी में हो गया। अजय की माँ अपने बेटे की इस हरकत से बहुत दुखी हुई। उनकी तबीयत खराब हो गई। वह अपने इकलौते बेटे के लिए क्या क्या सपने ले थी, लेकिन जब वह बेटे के इस हरकतों से एक बार बिस्तर में पड़ी तो फिर दोबारा कहाँ उठी। वह जब बीमार थी तो उनकी बेटी राधिका को भी खबर गई। राधिका माँ की सेवा के लिए तुरंत घर पहुंच गई। वह अपने पिताजी के साथ माँ को कई हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। दिन प्रतिदिन उनको कमजोरी और बीमारी पकड़ती ही रह गई। राधिका अब अपने घर नहीं गई। वह मायके में रहकर ही अपनी माँ की पूरी देखभाल करती थी। कई बार मोहनलाल जी ने अपने बेटे अजय को फोन लगाया कि बेटा, तेरी माँ तुझसे मिलना चाहती है। यही कहना है कि एक अंतिम बार अजय को बुला दो, पता नहीं कब सांस की डोरी टूट जाए। अजय बोल दिया, पापा, अभी अभी नई नौकरी मिली है, बिजनेस बहुत बड़ा है, कैसे आऊं? यहाँ से मुझे समय नहीं मिलता, जल्दी ही कोशिश करूंगा। अंतिम समय में राधिका ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि उसने माँ का दिल जीत लिया। अंतिम समय में मोहनलाल जी की पत्नी ने अपना सारा जेवर मंगवाया और कहा, बेटी राधिका, मैंने तुझे हमेशा से पराया समझा, लेकिन तू अपनी औलाद से भी बढ़कर निकली। मैंने तुझे शगुन के रूप पर अपने हाथों से कुछ नहीं दिया। आज मेरे सारे जेवर मैं तुझे देती हूँ, मना मत करना, शगुन समझकर रख ले बेटी। और अब मेरा जाने का समय आ गया है। तेरे पिताजी को मैं तेरे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। तेरे भाई की जो हरकतें हैं, उससे मुझे पता चल गया है कि वह तेरे पिताजी का साथ नहीं देगा। राधिका माँ को पकड़कर खूब रोई। माँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुमने मुझे पैदा नहीं किया। मैं जब से बड़ी हुई तो मुझे यही पता था कि तुम ही मेरी माँ हो। फिर तुम मुझे इस तरह से क्यों बोल रही हो माँ कि तुमने मुझे कभी अपना नहीं समझा? मैं तो हमेशा से तुम्हें अपना ही समझती थी। आज राधिका अपनी माँ के लिए बहुत रोई। राधिका की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अंतिम विदाई के लिए भी अजय नहीं आ पाया। राधिका और उसका पति मिलकर पिताजी को संभाले और माँ के सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ चढ़कर किए। 13वीं का दिन था। अजय आया और इधर उधर की बातें करता हुआ 2 घंटे तक रुका। मेहमानों से पहले तो अजय मुंबई के लिए रवाना हो गया। उसे ऐसा लग रहा था किसी रिश्तेदार के घर में वह
अपना फॉर्मालिटी अदा करने गया हो। उसे लग ही नहीं रहा था कि वह अपनी माँ की तेरहवीं पर आया है। बार-बार फ़ोन पर ही था। कभी उसकी पत्नी का फ़ोन तो कभी ऑफ़िस का फ़ोन। आए हुए मेहमान भी उसकी बिहेवियर को देखकर परेशान थे। उसके बारे में इधर-उधर बातें कर रहे थे। कैसी औलाद है! अपनी माँ की तेरहवीं पर भी एक आँसू नहीं बहाया। अंतिम विदाई पर तो पहुँचा नहीं। इसे तो माँ के जाने का कोई गम नहीं। और फिर जल्दी ही वह चला गया। उसी समय से मोहनलाल जी अकेले से हो गए थे। बीच-बीच में उनकी बेटी राधिका उनका ख़्याल पूछा करती थी। कभी-कभी तो वह अपने पति को भी भेजा करती थी। महीने में 1-2 बार वह खुद मिलने आया करती थी, लेकिन रहना तो उन्हें अकेला ही पड़ रहा था। यह सब सोचते-सोचते मोहनलाल जी की आँखों से आँसू इतने बह चुके थे कि उनके शर्ट का कॉलर गीला हो चुका था। जब उन्हें गले में कुछ ठंडा सा लगा, तो अचानक से वह अपने वर्तमान में लौट आए और आंसू पोंछकर सोचने लगे कि मुझे बेटी ने बुलाया है। मुझे राधिका के यहाँ उसके स्कूल का उद्घाटन करने जाना है। वह तैयारी बनाने लगे। तभी एक कोरियर वाला आया। उनके हाथ में एक मोटा लिफाफा का बंडल पकड़ाकर चला गया। उसके कुछ ही घंटों के बाद उनके बेटे अजय का फ़ोन आता है। पापा, आपके पास तो पहुँच चुका है एग्रीमेंट। मुझे ओटीपी भी आ चुका है कि पार्सल आपने ले लिया है। तो पापा, आप जल्दी से साइन करके वह पेपर उनको दे दीजिए, जिनको मैंने घर बेचने के लिए वादा कर दिया है, तो वह जल्दी से पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। अब मोहनलाल जी के अंदर हिम्मत आ चुकी थी। उन्होंने कहा, अजय मेरी बात को सुन। यह घर तेरा नहीं है, यह घर मेरा है, मेरे नाम पर है। तू इस घर का बिल्कुल हकदार नहीं है। तू यह क्यों भूल रहा है कि तू इकलौता वारिस नहीं है। मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम राधिका है और उसने तेरी माँ की बहुत सेवा की है। तेरी माँ अंतिम विदाई में जाते-जाते सारे जेवर भी उसको ही दी थी और उसने कहा था कि राधिका तू अपने पिताजी का ध्यान रखना और मुझसे भी कहकर गई है कि अपनी बेटी के भरोसे ही रहना। तेरी माँ को अंतिम समय में सब कुछ आभास हो गया था। इसीलिए यह बात तू सुन ले कि मेरे घर और मेरे प्रॉपर्टी में तेरा एक दिन का भी नहीं है। मैं तेरे इस एग्रीमेंट को फाड़ कर अभी फेंक देता हूँ और मैं एक नया एग्रीमेंट बनवा रहा हूँ, जिसमें से सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी राधिका की होगी। अब दोबारा तू मुझे कभी फ़ोन मत करना। यही समझ ले कि माँ तो मर चुकी है। अब तेरे लिए पिता भी इस दुनिया से मर चुके हैं। मैं सब कुछ अपनी बेटी के नाम करके उसके साथ ही रहने जा रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फिर वह जल्दी ही एक वकील को फ़ोन करके बुला लेते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटी राधिका के नाम कर देते हैं और उसकी पावती ले जाकर राधिका को दे देते हैं। राधिका को कहते हैं, बेटी, तेरी माँ मुझे तेरे हवाले सौंप कर गई थी कि तू मेरा ध्यान रखेगी, तो तेरा हक बनता है मेरी सारी प्रॉपर्टी पर। राधिका ने बोला, पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद और आपका साथ यही मेरे लिए काफ़ी है। राधिका ने काफ़ी मना किया, लेकिन मोहनलाल जी ने नहीं माना। तो राधिका ने बोला, पापा, यह स्कूल आपके नाम पर है। यह रहे स्कूल के पेपर। आप इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हो और मालिक भी हो। इसीलिए पापा, आप मुझे पैसे मत दो। जो भी आपको लगाना है तो अपनी स्कूल में लगाओ। गरीब बच्चों की सेवा में लगा लो, उनकी पढ़ाई में लगा लो। माँ को भी खुशी मिलेगी और आपको भी। यह तरीका मोहनलाल जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी स्कूल में ही अपने पैसे और अपनी प्रॉपर्टी को लगा दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या मोहनलाल जी को अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को देना चाहिए या नहीं? मोहनलाल जी ने गलत किया या सही? अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।